हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो है क्या, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, आयनिक बॉन्ड मीन्स द केमिकल बॉन्ड विच प्रेजेंट्स बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। समझे बच्चों, ऐसा केमिकल बॉन्ड जो अपोजिट चार्ज वाले आयंस के बीच में होता है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसको और आगे अगर हम डिफाइन करें कि द केमिकल बॉन्ड विच फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। मतलब एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर होने से बनता है, उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसमें जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कैटाइन में, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनाइन में। और अब ये जो कैटाइन और एनाइन ये बने, इनमें अपोजिट चार्ज होता है, इसलिए इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या फोर्स वर्क करता है। इसी फोर्स या अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, आयनिक बॉन्ड। तो समझे बच्चों कि ऐसा रासायनिक बंध जो दो विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच में मिलता है उसे तो बोलते हैं आयनिक बंध। मतलब यह है कि एक ऐसा रासायनिक बंध जो कि दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से बनता है उसे बोला जाता है आयनिक बंध। इसमें जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो बनाता है धनायन और जो ग्रहण करेगा वो बनाता है ऋणायन। धनायन और ऋणायन में विपरीत आवेश होता है, इसलिए इनके बीच में एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इसी बल को क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पर कि द केमिकल बॉन्ड विच फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम सो एज द कंप्लीट, ठीक है, देयर ऑक्टेट ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, वो इस तरह से होगा कि दोनों एटम, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जो गेन कर रहा है, दोनों जो है अपना ऑक्टेट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऑक्टेट क्या कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। द एटम विच लूज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, फॉर्म कैटाइन एंड अनदर एटम, बल्कि हम ये लिखें कि अनदर एटम विच गेन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म एनाइन। मतलब एक ने कैटाइन बनाया और एक ने क्या बनाया, एनाइन। एज अ रिजल्ट बोथ आयंस विद अपोजिट चार्ज आर बॉन्डेड बाय आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो समझ गए बच्चों कि वह रासायनिक बंध जो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से बनता है आयनिक बंध कहलाता है। इसमें जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनायन बनाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला क्या बनाता है, ऋणायन। दो आयन विपरीत आवेश के होने के कारण आपस में आयनिक बंध से जुड़े होते हैं। तो अब देखो हम इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि जो एक्स ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और जो पी ब्लॉक में हैलोजन्स हैं या ऑक्सीजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं तो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है। मैं इनकी कंडीशंस बताऊंगा कि किन कंडीशंस में आयनिक बॉन्ड बनता है। पहले हम एक एग्जांपल ले लें कि देखो ये है Na और ये है क्या, Cl। आप जानते हैं कि इसमें 2 8 और 1 है, यहाँ 2 8 और कितना है, 7। इसका ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा, समझ गए ना, 1 इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीट ट्रांसफर। ठीक है, तो यहां आ गया Na+ और ये क्या बन गया, Cl -2 8 2 8 8। और इस तरह से इनके बीच में ये जो है ये क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड, और ये बन गया क्या, NaCl। तो इस तरह से NaCl का क्या हो गया,
फॉर्मेशन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ठीक इसी तरह से मान लो ये है Mg2 8 और यहाँ है 2। अब यहाँ पर मान लो दो फ्लोराइड्स आ जाए, दो फ्लोरीन आ जाए, तो 2 और 7, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ट्रांसफर्ड हुए। ठीक है, तो यहाँ हो गया Mg प्लस कितना 2 और यहाँ फ्लोराइड माइनस और यहाँ फ्लोराइड 2 8 और इनमें आप देखोगे 2 8 और अब इस तरह से ये इनके बीच में क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया। तो इस तरह का केमिकल बॉन्ड जो कि किसके बीच में बनता है, दो आयंस अपोजिट चार्ज वाले आयंस के बीच में, उसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं बता दूं कि ये आयनिक बॉन्ड्स कैसे पहचानोगे। तो अगर आपको देखना है कि S ब्लॉक, ठीक है, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन और हैलोजन एलिमेंट्स, अगर इनके बीच में बॉन्डिंग हुई है, समझ लें, तो आप इनमें बनेगा आयनिक बॉन्ड्स, ये बनाएंगे आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और यहां पर कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। अब आप एक तो ये है, इसके अलावा जितने भी सॉल्ट्स दिखते हैं, तो अगर आपको कहीं पर S ब्लॉक के मेटल्स दिखते हैं जैसे कि S1 और S2 और ऑक्सीजन या हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स अगर बॉन्डेड हुए दिखते हैं, तो आप समझ लें कि वहां पर क्या है, आयनिक बॉन्ड। जैसे आपको मैं एग्जांपल बता दूं इसकी, कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें आप आयनिक बॉन्ड इजीली पहचान सकते हैं। जैसे Na2SO4, यहाँ पर आप देखोगे आयनिक बॉन्ड जो है Na और SO4 के बीच में है, मतलब यहाँ पर ये 2Na और यहाँ पर क्या है, SO4 2-। ठीक इसी तरह से मान लो लिखा है Na3PO4, ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे Na जो 3 है प्लस वाले और यहाँ पर PO4 3-, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है। ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ चले आए NaCl आपने देख ही लिया, NaF हो गया, Na2O, तो यहाँ पर 2Na प्लस और यहाँ पर O-2। इसी तरह से अगर आप K2SO4 में चले जाएं तो 2K प्लस और SO4 2-, इनमें मिलेगा आपको आयनिक बॉन्ड। मतलब आपको ऑक्सीजन ग्रुप और हैलोजन ग्रुप ठीक इसी तरह से मान लो लिखा है Na2S, तो 2Na ये प्लस है और S-2 है। ठीक इसी तरह से और आगे जाएं, K2SO4 मैंने आपको बता ही दिया। इसी प्रकार से Li2SO4 लिखा है मान लो, तो यहाँ 2Li प्लस और SO4 या हम SO4 2-। कहीं चार्ज कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, बिल्कुल कंप्लीट सही लग रहा है। ठीक इसी तरह से मान लो यहाँ पर लिखा है KOH, तो यहाँ पर K प्लस और OH माइनस है, NaOH, तो आप यहाँ लिखेंगे Na प्लस और OH माइनस, KMnO4, तो यहाँ K प्लस और MnO4 माइनस। कई ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनमें सिर्फ प्योर आयनिक बॉन्ड है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड भी हैं और कोवैलेंट बॉन्ड्स भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जहां आयनिक भी हैं, कोवैलेंट भी है, कोऑर्डिनेशन, तो वो हम सारे आगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह के आपको S ब्लॉक और P ब्लॉक के अगर कंपाउंड्स दिखते हैं तो आप समझें वहां पर आयनिक बॉन्ड है। समझ गए ना, तो आप इनको नोट करें। अब देखो, अब आता है कि आयनिक बॉन्ड्स जो बनते हैं कंपाउंड्स में, उनके लिए क्या कंडीशन जरूरी है। तो सबसे पहला कि नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान रखें कि जो एटम कैटाइन में कन्वर्ट होता है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसके वैलेंसी शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से एक्स्ट्रा होने चाहिए। और जो एलिमेंट किस में कन्वर्ट होता है, एनाइन में, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो दो इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, अर्थात उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NS2Np4 या NS2Np5 हो। तो जैसे कि आप S1
और S2 मतलब है एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये जो है कैटाइंस बनाते हैं, क्यों? क्योंकि ये फुलफिल कर रहे हैं इस कंडीशन को। और ऑक्सीजन ग्रुप और हेलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं? एनाइंस। तो यही मैंने लिखा है द एटम विच चेंज इनटू, ठीक है, कैटाइन फर्स्ट शुड possess 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी शेल and which change into anion should possess 6 or 7 electrons in valence shell। धनायन बनाने वाले परमाणु के संयोजी कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होना चाहिए, जबकि ऋणायन बनाने वाले में 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम NS1 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है या 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल में, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैटाइन फॉर्मिंग एलिमेंट्स कहलाएंगे। समझ गए बच्चों? और ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम, NH2 NP6 6, यहाँ पर कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पर कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एनाइन फॉर्मिंग एलिमेंट्स होंगे। इस तरह से इनके ये कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे NaCl तो Na+ बनेगा तो Cl- बनेगा। तो पहली कंडीशन ये याद रखनी है, आप इसे नोट करें। अब देखो नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है कैटाइन और एनाइन जो बनाती हैं एटॉमिक स्पीसीज, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, लार्ज से लार्ज, हाई से हाई डिफरेंस होना चाहिए, तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर ये डिफरेंस कम होता जाएगा तो उसमें कोवैलेंट नेचर आने लगता है। 1.7 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मिनिमम होता है जब 50% आयनिक करेक्टर और 50% कोवैलेंट। इससे ज़्यादा का डिफरेंस आएगा तो उसमें आयनिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं एलिमेंट्स, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। तो यही लिखा है कि हाई डिफरेंस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2 एटम्स इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। समझिए बच्चों, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए परमाणु के बीच में उच्च ऋण विद्युताओं का अंतर होना चाहिए। जैसे Na का है 0.9 और फ्लोरीन का कितना है 4.0, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। ध्यान रखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर नहीं है, बिल्कुल 0 है, तो उनके बीच में कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, वहाँ प्योर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। फिर दूसरा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ध्यान रखें कि जो मेटल एटम है, अर्थात जो कैटाइन में कन्वर्ट होता है, उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए, उसकी वैल्यू लोअर होनी चाहिए। और जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, नॉन मेटल एनाइन में, उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हाई होनी चाहिए। मैंने यही लिखा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल एटम शुड बी लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई। मतलब है कि जो कैटाइन में चेंज हो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, और जो एनाइन में कन्वर्ट हो रहा है वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। और ये तभी हो सकता है जब मेटल आयन का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो। तब ऐसे एलिमेंट्स जब एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन इनके बीच में कंप्लीट ट्रांसफर होता है। जैसे Na है 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, तब ये Na+ में चेंज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन से ऐड होता है, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, तो जब ये ऐड होगा तो इसमें एनर्जी निकलती है 348 किलो जूल पर मोल, जो इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि जितनी एनर्जी की जरूरत है लगभग उतनी ही एनर्जी उसके आसपास की रिलीज हो रही है। तो ऐसे में NaCl आसानी से क्या होने लगेगा, बनने लगेगा, और इस तरह से एक एनर्जी दूसरे को कंपनसेट करती जाएगी। तो इस तरह से ये कंडीशन भी जरूरी है। तो यहाँ तक आप लिखें। अब देखो नेक्स्ट है स्मॉल लैटिस एनर्जी। आयनिक कंपाउंड जब बनता है तो जब कैटाइन और एनाइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जुड़ते हैं तो इसमें जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो ध्यान रखें कि आयनिक बॉन्ड बनने में अट्रैक्शन तो हो लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा कैटाइन और एनाइंस के बीच में तो वहाँ पर पॉलीराइजेशन हो जाएगा और वहाँ कोवैलेंट नेचर आ जाएगा और ऐसे में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो जब कैटाइन और एनाइन एक दूसरे के पास आए तो वो एक दूसरे के साथ रहें लेकिन वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड शुड बी स्मॉल, वहाँ पर स्मॉल एनर्जी चेंज होना चाहिए। समझ गए बच्चों कि आयनिक बॉन्ड बनने में लैटिस एनर्जी कम हो तब अच्छा आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे NaCl
तो NaCl बनने में 758 किलो जूल पर मोल, मतलब लेटेज एनर्जी ये है -758 किलो जूल, और LiF बनता है तो 1036 है। तो इसका मतलब है कि NaCl इज मोर आयनिक देन LiF। मतलब ये है कि जितना कम एनर्जी चेंज होगा उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये जरूरी है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो आप समझ गए होंगे कैटाइन और एनाइन कैसे होने चाहिए, उनका कॉन्फिगरेशन क्या हो। ठीक इसी तरह से उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो, आयोनाइजेशन एनर्जी कम और एफिनिटी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक इसी तरह से कम लैटिस एनर्जी चेंज हो। ये सारी कंडीशंस होंगी तो बहुत अच्छे से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आप इसे नोट करें।